नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं। अगले साल चुनाव है, इस लिहाज से देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता था कि ये लोकलुभावन बजट हो सकता है, लेकिन एक साल पहले सब कुछ देने का वादा करने वाले मुख्यमंत्री किस तरह से बजट लेकर आते हैं और कितना लोगों को संतुष्टि बजट कर पाएगा, ये बेहद अहम रहेगा, क्योंकि 11 बजे मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार हम संभागवार भी आपको दिखा रहे हैं कि लोग क्या प्रतिक्रिया लोगों की है, क्या उम्मीदें लोगों की है इस बजट से, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी हर जगह मौजूद है। चलिए हम रुक करते हैं सहयोगी निर्मल तिवारी का, जो कि इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं। उनके साथ हमारे कई और सहयोगी भी हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्टर हैं। निर्मल, अलग अलग सेक्टर है जिसमें उम्मीद की जा रही है, और हर एक विभाग की अगर बात करें तो सबको कुछ देने की कोशिश भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यहां पर रहेगी। आज क्योंकि 11 बजे बजट पेश होगा, फोकस सबसे ज्यादा किस पर रहेगा? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से श्वेता मुख्यमंत्री ने पहली बार यह निर्णय किया कि इस बार कृषि का बजट एक अलग से बजट आएगा, तो कह सकते हैं एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया है। वो किसान, उनको साधने की कोशिश की है, धरती पुत्रों को जो केंद्र के बजट से निराश रहे, जिनको कर्ज माफी के बावजूद जिनको जितनी राहत चाहिए तो राहत नहीं मिल सकी, क्योंकि देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक है ना, उनका कर्ज उनके माफ नहीं हो सका। उसके लिए केंद्र की तरफ निश्चित तौर पर बार बार जिस तरह से पत्र व्यवहार किया गया, केंद्र से मांग की गई, वो सब नहीं हो पाया। लेकिन ये सब चीजें अलग से हैं। जो बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा फोकस रहना है वो कृषि पर रहना है। उसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम उसमें आना है। लेकिन देखिए श्वेता, क्या होता है कि जब बजट आता है तो बजट एक ऐसी रेमेडी है जो चाहे नाराजगी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, उन सबकी एक ही रेमेडी होती है, वो रेमेडी होती है बजट। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ संपादक सुधांशु माथुर जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो ब्यूरो चीफ हैं योगेश शर्मा जी, और वरिष्ठ हमारे जो सहयोगी है नरेश शर्मा। सभी से बात करने की कोशिश करेंगे और श्वेता जानने की भी कोशिश करेंगे कि बजट में किस तरह की उम्मीदें जनता ने लगाई बैठी हैं, बजट के पीछे क्या जो एक सियासी समीकरण रहना है वो क्या रहना है, बजट में किस किस को साधने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुधांशु जी आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से अभी कहा भी कि किसी भी जो मर्ज की अगर रेमेडी है तो वो बजट है, तो इस बार का जो बजट है वो किस तरह से रहने वाला है, कितना व्यापक होने वाला है, और किस किस सेक्टर को, किस किस पक्ष को साधने की कोशिश की जाएगी? देखिए निर्मल जी, मुझे लगता है कि ये अशोक गहलोत सरकार का लास्ट एक्टिंग बजट होगा। हालांकि अगले साल बजट पेश होगा, लेकिन वो चूंकि चुनावी वर्ष होगा तो सरकार के पास देने को तो होगा लेकिन करने को कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इस बार जितनी भी जो लोक लुभावन जो योजनाएं हैं वो अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को देंगे। खास तौर से जो कोर वोट बैंक होता है उसको कहीं ना कहीं साधने की बात होगी। उसके अंदर आपके ओबीसी भी है, एससी है, एसटी है, इन वर्ग को साधने की बात होगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि शिक्षा, कृषि, आपका स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास, इस पर जो है वो जोर होगा। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी जो है काफ़ी जोर हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है अगर अन्य राज्यों की तुलना करें, तो वैकल्पिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर कहीं ना कहीं बजट के अंदर फोकस होगा। हो सकता है कि सोलर प्लांट्स लगाने के लिए या डोमेस्टिक सोलर प्लांट्स लगाने के लिए सब्सिडी दी जाए। इसी तरह से स्वास्थ्य के अंदर राइट टू हेल्थ का एक बिल जो है वो आने की सुगबुगाहट है। अब वो कितना जो है वो चरितार्थ होगा ये तो अभी 11 बजे बाद जब पिटारा खुलेगा तब पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी का जो बजट पेश करने का जो है अंदाज है, उसके अंदर हेल्थ सबसे जो है महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी उन्होंने कई योजनाएं लागू करी, लेकिन अब राइट टू हेल्थ का एक बिल जो है उसके आने की संभावना है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पिछले साल का जो बजट था वो करीब 2,50,000 करोड़ का था। इस बार ये माना जा रहा है कि करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट आ सकता है। तो कुल मिला के ये, जैसे मैंने पहले कहा कि लास्ट एक्टिंग बजट होगा, तो राशि भी बढ़ेगी, योजनाएं भी बढ़ेंगी और हर वर्ग को खुश करने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैंने कहा कि बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है, तो जो पेट्रोलियम जो उत्पाद है वो भी यहाँ महंगे हैं, पेट्रोल डीजल यहाँ पे महंगा है। तो ये देखना होगा कि क्या जो सरकार अपने टैक्सों के अंदर उन पर को छूट देने की बात करती है। क्यों? क्योंकि 2 लॉकडाउन और तीसरी वेव, इससे आम घर का बजट गड़बड़ा गया है। खास तौर से मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो त्रस्त है, वो केंद्र के बजट की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे आशातीत उम्मीद जो है उस बजट में नज़र नहीं आई। अब जो राजस्थान का 7.5 करोड़ से ज़्यादा का जो एक वर्ग है वो अपने मुख्यमंत्री की तरफ देख रहा है और वो ये चाह रहा है
कि जो कुछ केंद्र से नहीं मिला शायद वो मरहम जो है वो स्टेट बजट में मिले। जी बजट से मिल जाए। योगेश भी हमारे साथ हैं। श्वेता, योगेश देखिए, रीट एक ऐसा मुद्दा था जिसने न केवल सरकार का जो उसकी सरकार की जो कार्यशैली है, सरकार की मंशा सभी को प्रभावित की। क्या लगता है कि रीट जैसा जो मर्ज था उसका इलाज ये बजट हो सकता है, और बजट में कुछ इस तरह की घोषणाएं सामने आ सकती हैं, उसमें उसके चाहे पीछे उसकी मंशा चाहे सियासी हो, मंशा जनता को लाभ देने की हो, उस मुद्दे से भी अलग कर दिया जाए और जनता को और वो युवा जो नाराज हैं उन युवाओं के लिए एक ऐसी इस तरह के प्रावधान किए जाएं बजट के अंदर कि वो उन सबको भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए निर्मल, पीछे जो विधानसभा की इमारत है ये राजनीतिक संदेश देगी, और कुछ ही देर बाद, क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, सियासत के जादूगर माने जाते हैं, और देश में उनकी इसी नाम से पहचान है। जोधपुर में उनके पिता जादू दिखाते थे, लेकिन वो जादू असली कौशल था। राजनीतिक कौशल में जादू अशोक गहलोत ने जो दिखाया है पिछले कुछ सालों में, वो अब ये 2 साल बेहद अहम है। और सुधांशु जी सर ने जो कहा कि अब यही साल है कुछ करने का, अगला साल तो वैसे भी चुनावी होगा, तो इस साल में राजनीतिक संदेश, चाहे नए जिले बनाने को लेकर, आपने रीट की बात की, रीट के बाद नकल विरोधी कड़ा कानून लाने की राजस्थान सरकार की तैयारी है इसी सत्र के दौरान। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उसको लेकर कोई नई बात सामने आ सकती है, और नई घोषणाएं जो भर्ती को लेकर होंगी, तकरीबन 50,000 से 1 लाख के बीच में युवाओं के लिए नए सौगात वो आएंगी। निर्मल जी, सबसे बड़ी बात मुझे जो लगता है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिसको बाइबल मानकर कांग्रेस ने राजस्थान में शासन शुरू किया था, वो कांग्रेस का घोषणा पत्र तकरीबन 80 से 85% पूरा हो चुका है। 15% वो घोषणाएं हैं जो राजस्थान की गहलोत सरकार को उनको अमली जामा पहनाना है, उनको पूरा करना है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है कि किस तरह से राजनीतिक संदेश दिया जाए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राजनीतिक तौर पर अशोक गहलोत ने कहा कि विधायकों से पिछले दिनों जब चिंतन बैठक हुई थी, उसके बाद फिर AICC और PCC डेलीगेट्स की बैठक हुई थी, तब ये कहा था कि जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, कोई कसर नहीं रहेगी, पिटारा पूरा खोल दिया जाएगा। अर्थ साफ है कि राजनीतिक तौर पर जो वो चुनावी इलाके, जिन चुनावी इलाकों पर कांग्रेस कमज़ोर पड़ती है चुनाव के अंदर, वहाँ पर बड़ी सौगातें देने की तैयारी है। चाहे वो नए ज़िले बनाने को लेकर हो सकती है, चाहे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा काम हो सकता है, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा को लेकर बड़ा काम हो सकता है। अभी आपको ध्यान होगा, पिछली बार जो तहसील स्तर तक कॉलेज खुले थे, विधानसभा स्तर तक, वो अब बनकर इमारतें तैयार होने वाली है। जो सड़क को लेकर जो बड़ा बजट गया था, उस समय PWD मिनिस्टर सचिन पायलट भी थे, वो बड़ा बजट अब उसका अमली जामा शुरू हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क के जरिए राजस्थान में अभी कुछ दिनों पहले कहा गया था, आपने सुना भी होगा कि, और खुद अशोक गहलोत ने कहा था कि पहले ये लगता था कि जब मध्य प्रदेश में जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, जब राजस्थान आते थे तो, या राजस्थान से गुजरात जाते थे, तो ऐसा लगता था कि अब गड्ढे नहीं होंगे, अब सड़क बिल्कुल स्मूथ मिलेगी गुजरात में। आज गुजरात से जब आदमी राजस्थान आता है तो उससे सड़कें स्मूथ मिलती है। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क तंत्र, सड़क होगी तो व्यापार होगा, उद्योग धंधे विकसित होंगे, तो उस दिशा में। और राजस्थान से इतनी रिंग रोड्स निकल रही है, रेलवे और हाईवे ट्रैक्स इतने नए बन रहे हैं, उससे राजस्थान की किस तरह से लाभ ले। और सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात की, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, राजस्थान में बड़ी मात्रा के अंदर अकूत भंडार है, और आप जिस बीट को देखते हैं खनन, उसका अकूत भंडार है, उसको लेकर क्या कुछ सौगात दी जा सकती है। चाहे हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी, अभी केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है जेम्स एंड ज्वेलरी को, अब राजस्थान की सरकार क्या सौगात दे सकती है। बिल्कुल योगेश, मैं आपके पास भी आऊँगा। नरेश हमारे साथ हैं। श्वेता, नरेश, देखिए बड़ी बात है कि अगला वर्ष चुनावी वर्ष हो, सरकार को एक बार फिर जनता के बीच में इन्हीं सब मंत्रियों को, विधायकों को, मुख्यमंत्री को, सबको जाना होगा। और इस बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे पहले भी कहा कि हर मुद्दे का एक ही इलाज होता है, वो होता है बजट। क्या लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अभी जो राजनीतिक नियुक्तियां भी जो की गई हैं, जिस तरह से लगातार विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ इस बात के लिए चिंतन मनन किया है कि हाँ आपके क्षेत्र को क्या दिया जा सकता है, किस तरह से जनता के बीच में जाए तो उनको जवाबदेही हो, क्या लगता है कि ये जो बजट आ रहा है इसमें हर वर्ग को संतुष्ट करने के प्रयास किए जाएंगे, या कुछ ऐसी ठोस योजनाएं भी सामने आएंगी कोविड के दौर में, जब विपरीत आर्थिक व्यवस्था है, विपरीत आर्थिक जो स्थिति हालात है उनमें? तो क्योंकि बजट के लिए देखिए, पैसा जब योजनाओं के लिए, आप योजनाओं की घोषणा तो करेंगे, लेकिन योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा और पैसे को लगाया किस रूप में जाएगा? निर्मल, आप समझिए कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश कर रहे होते हैं तो इसको राजनीतिक नज़रिए से भी देखना होगा।
और जब राजनीतिक नज़रिए से देखना होगा तो आपने देखा होगा कि 3 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं और मुख्यमंत्री ने ये कहा है और ये माना भी जा रहा है कि अभी एंटी इनकमेंसी जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जनता के बीच और अधिक मजबूती से कैसे जाया जाए, तो ये जो बजट है ये उसी का एक ब्लूप्रिंट होगा। जैसे आपने कहा क्या योजना होगी, तो देखिए योजना किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ने जो ढांचा तैयार किया है, जो बजट का खाका तैयार किया है, वो युवाओं के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, उद्यमियों के लिए होगा, मजदूर के लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए होगा, गरीब के लिए होगा, किसान के लिए होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात योगेश ने अभी जैसे कहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा था जो मांगो वो मिलेगा, और इसमें अहम बात यह है कि तमाम जो विधायक हैं उनसे जो भी मांग आई है मुख्यमंत्री की, करीब टॉप 5 ऐसी मांगे हैं हर विधानसभा क्षेत्र की जो विधायकों ने मांग की है वो पूरी की जाएगी। और जहां तक आपने कहा कि पैसा कहां से आएगा, तो आपने देखा होगा कि अभी तो अब कोरोना काल की स्थिति अब नियंत्रण में है, सब कुछ सामान्य हो चुका है। जब कोरोना में पूरा देश बंद था उस समय जब भी बजट पेश हुआ था तब भी ऐसा बजट पेश हुआ था, निर्मल आपको ध्यान होगा कि उसकी वाहवाही हुई थी। और जहाँ तक आज की बजट की हम बात करें तो जैसे आपने कहा और सुधांशु जी ने भी कहा कि यही एक्टिंग बजट होगा, तो अगले साल बजट तो पेश होगा लेकिन सरकार के पास इतना समय नहीं होगा कि उसको लागू कर पाए। तो ऐसे में इसको चुनावी बजट के नज़र से भी देखा जाएगा। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि हर क्षेत्र के लिए घोषणा होगी, नई योजनाएं भी होगी और खासकर जो फोकस है वो किसानों के लिए भी होगा। क्योंकि देखिए किसानों का मुद्दा विपक्ष ने लगातार बनाया है, कर्ज माफ़ी का मुद्दा हो तो सीएम एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करके लाए हैं जो आज विधानसभा में उसकी घोषणा होगी, ताकि जो विपक्ष लगातार हमले करते रहा है किसानों के मामले को लेकर, उसको उन हमलों को कैसे उनको खत्म किया जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने रीट से या उससे जुड़ी जो प्रश्न पूछा तो ये सही है कि कल रात भी मुख्यमंत्री का ट्वीट था, उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसी परेशानियां आती है, चाहे कोर्ट के कारण हो, चाहे कोचिंग संस्थानों के कारण हो या राजनीतिक कारणों से हो, भर्तियां रोकी जाती है, लेकिन इनके बावजूद सरकार की जो मंशा है वो भर्ती करने की वो मंशा बनी रहेगी और भर्तियां है वो होगी। और आज आप देखना जब मुख्यमंत्री बजट पेश करे तो कई जो भर्तियों की घोषणा है आज भी होने वाली है, यानी युवाओं के लिए जादूगर के पिटारे में बहुत कुछ है। सुधांशु जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अंतिम सवाल, उसके बाद क्योंकि समय भी हमारे पास कम है, थोड़ी देर में बजट भी पेश होगा। कृषि बजट को अलग से पेश करना, इस निर्णय को कितना तो आप साहसिक मानते हैं और कितना जरूरी? देखिए निर्णय बहुत ही सार्थक और साहसी है। इसलिए साहसी है कि आमतौर पर क्या होता है कि जितने भी मंत्रालयों के बजट होते हैं उनका मुख्य बजट के अंदर समावेश कर दिया जाता है, तो समझने के लिए एक आम आदमी को 4 दिन लग जाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश है और किसान जो है वो अन्नदाता है। अगर आपने अन्नदाता को रिलीफ नहीं दिया, अन्नदाता जो केंद्र से भी मांग रहा था 14 महीने से जो है 3 कृषि बिल को लेकर सड़कों पे था अगर वो उसकी आपने भावनाओं की कदर नहीं की तो मुझे लगता है कि फिर एक बड़े वर्ग को आप नाराज करेंगे। अशोक गहलोत का ये नवाचार जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में न सिर्फ मील का पत्थर होगा बल्कि एक ट्रेंड भी सेट करेगा। किसान को अगर आप देते हैं कि भाई हम आपको 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ दे रहे हैं, जो किसान की मूल समस्या क्या है? कर्ज है। जो कॉमर्शियल बैंकों से जो कर्ज मिला और अभी जो कुछ इंसिडेंट सामने आए कि उनकी ज़मीनें जो है वो नीलाम होने वाली थी, तो मुझे लगता है कि वन टाइम सेटलमेंट इसका सबसे बढ़िया जो है तरीका शायद इस बजट के अंदर अशोक गहलोत अपने पिटारे से किसानों को एक जो है राहत दिए दे। दूसरा ये कि सीमांत किसानों की जो समस्या है, जो फसल खराबा का जो मुआवजा है, इसके अलावा खाद और बीज की सुरक्षा है, तो और मुझे लगता है कि जितनी अभी हमने पिछले एक पखवाड़े में जो डिबेट की निर्मल जी, मुझे लगता है कि किसान की सामाजिक सुरक्षा शायद इस बजट का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा, क्योंकि बिना सामाजिक सुरक्षा के आप अपने किसान को कैसे मजबूत, संबल और अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। बिल्कुल। देखिए श्वेता, सुधांशु जी ने बड़ी बात की कि किसान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। योगेश, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, संक्षिप्त में जवाब भी चाहेंगे। कृषि बजट पर ही बात करते हैं। कृषि बजट का जिस तरह से कहा कि बड़ा साहसिक निर्णय और बड़ा जरूरी निर्णय था, केंद्र से जो निराश किसान था, और चूंकि अगले वर्ष सरकार को वापस जनता के बीच में जाना, और एक किसान एक ऐसा वर्ग है जो न केवल बहुत बड़ा मतदाता वर्ग भी है, साथ ही साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करता है। कृषि बजट को किस रूप में देखते हैं? देखिए निर्मल, आपको ध्यान होगा बड़े लंबे समय से आप प्रदेश की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कांग्रेस का जन्म ही सामंतवाद और जागीरदारी प्रथा के खिलाफ हुआ और किसान कम्युनिटी कांग्रेस की अगुवा बनी राजस्थान के अंदर।
बड़े नेता हुए बलदेवराम मिर्दा, नाथुराम मिर्दा, रामनिवास मिर्दा, परसराम मदेरणा, शीशराम ओला, ये सारे नाम कांग्रेस से जुड़े नाम हैं, जो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे, किसान नेता रहे। यही कारण है कि किसान कांग्रेस की और किसान की राशि एक कही जाती है। तो राजस्थान में किसान के बीच में क्या मैसेज दिया जाए, ये ज़रूरी था। इसीलिए कृषि को एक अलग रूप में लाने की बात की गई। आप जानते हैं अशोक गहलोत के हर स्टेप पर राजनीतिक संदेश छिपा होता है, आर्थिक, सामाजिक, लेकिन राजनीतिक संदेश ज़रूरी होता है। तो यहाँ किसान कम्युनिटी जो राजस्थान में राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करती है, हर चुनाव क्षेत्र को प्रभावित करती है, चाहे वो कहा जा सकता है कि परिणाम बदलने को प्रभावित करती है। तो उस लिहाज से राजस्थान की राजनीति में ये किसान के लिए अलग से जो कृषि बजट है, निर्मल, देखिए ये भी कहा जाता है कि जब कोई बजट अलग से आता है, अगर कृषि बजट अलग से आ रहा है तो उस बजट को विस्तार मिलता है। क्योंकि हमने देखा था केंद्र में भी जब रेल बजट अलग से आता था तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती थी, समझ में आता था कि रेल में बहुत कुछ दिया, लेकिन जब से वो उसको सम्मिलित कर लिया गया आम बजट में, बहुत चीजें छोटी हो गई। तो जब कृषि बजट अलग से आ रहा है वो तो बड़ा, लेकिन एक बड़ी बात यह है और उस पर जरूर जवाब चाहेंगे। अब जबकि बोला जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो मांगना है आप मांग लो, सब कुछ दूंगा, यानी पूरी तरह से सरकार तैयार है कि हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ हमें देना है। लेकिन जो सवाल बाद में उठते हैं वो ये कि बजट में ऐलान तो बहुत कुछ होता है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन हो नहीं पाता है। तो क्या इस पर फोकस रहेगा कि हम देने को तो बहुत कुछ दे देंगे लेकिन इस एक साल में हम ये ध्यान रखें कि जो हमने कहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए श्वेता आपने जो किया, और इस पे सरकार को ध्यान देना होगा। देना इसलिए होगा कि अगले साल सरकार को जनता के बीच में वापस वोट मांगने जाना है। तो जो भी ऐलान होंगे उनको समय, एक टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर उनको एग्जीक्यूट करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। हालांकि इसके ऊपर चूंकि मुख्यमंत्री का और उनके संबंधित जितनी भी गतिविधियां, नरेश उसको देखते रहे। नरेश, श्वेता का सवाल था और बड़ा अहम सवाल है कि आप घोषणाएं तो कर देंगे बजट के अंदर, पैसा भी कहां से आएगा उसका भी आप बता रहे हैं कि कोविड काल में इस तरह की कोशिशें की गई, इस तरह का एक वित्तीय प्रबंधन किया गया कि पैसा आए और उसको उससे योजना को इंप्लीमेंट करें। तो जो भी घोषणाएं होंगी क्या वो टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर एग्जीक्यूट हो पाएंगी ताकि सरकार को अगले वर्ष सियासी लाभ भी मिले और जनता को इससे जो भी विकास की जो ये गतिविधियां होंगी, जो भी प्रावधान होंगे, उसका लाभ भी? बिल्कुल निर्मल, देखिए ये सवाल हर किसी के जहन में होता है कि जो बजट घोषणाएं होती है क्या वो लागू हो पाएगी। और खासकर विपक्ष का तो जब ये बजट पेश होगा उसके बाद पहला सवाल यही होगा कि घोषणा तो बहुत कर दी, लागू कैसे हो पाएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ। ये मतलब पहली बार हमने देखा जब बजट घोषणा के बाद, और पिछली बार भी मैंने देखा था बजट घोषणा होने तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया था और ये कहा था कि जितनी बजट घोषणाएं हैं तय समय में पूरी होनी चाहिए। और न केवल कहा था बल्कि आपको ध्यान होगा, आपने भी लगातार देखा कि मुख्यमंत्री ने हर एक डिपार्टमेंट की लगातार रिव्यू मीटिंग की थी कि जो बजट घोषणाएं मैंने की है उनका क्या हुआ, कहाँ तक पहुँची, क्या स्थिति है। और हमने देखा पहली बार ऐसा था कि अधिकांश बजट घोषणाएं जो थी, कुछ की हम नहीं कह सकते क्योंकि वो उनमें लंबा समय लगता है, घोषणा के बाद कोई योजना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि कई सालों में पूरा होना है। लेकिन ये सही है कि अधिकांश जो बजट घोषणा है वो धरातल उतारने की कोशिश की गई, क्योंकि इस बार जो मुख्यमंत्री